Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 7th class social studies book। हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारी सोशल स्टडीज बुक ऑफ 7th क्लास 7वीं क्लास की। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग आवर फर्स्ट लेसन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लेसन ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स यानी 1000 वर्ष का जो इतिहास है हमारा, जिसको हम मध्यकाल का इतिहास कहते हैं, मेडिवल टाइम कहते हैं, उसमें जो चेंजेज हुए, उसमें जो बदलाव हुए, उनको ट्रेस करना, उनके बारे में जानकारी करना, उनकी पड़ताल करना। ये 1000 वर्ष जो थे, जो कि लगभग 700 सीई से लेकर के 1800 सीई तक जो 1100 वर्षों का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, ये मेडिवल टाइम कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी रिसेंटली यानी अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, कि जो इतिहास है वो हमें कहां से पता चलता है। विभिन्न जो पुरानी बातें हैं, पुरानी जो घटनाएं हैं, पुरानी चीजें जो हमें पढ़ने को मिलती है, आखिर वो पता कैसे चलती है, वो कौन से स्रोत हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हिस्ट्री का पता चलता है, और उनको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हिस्ट्री के सोर्स कहा जाता है। हिंदी में स्रोत, इंग्लिश में सोर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड, हम लोग स्टडी कर चुके हैं that there are two types of sources of history। हिस्ट्री के जो सोर्स है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल, यानी जो पुरानी चीजें हमें मिलती है उनके आधार पर कई हिस्ट्री की बातों का पता चलता है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाते हैं। और दूसरी जो रिटन फॉर्म में हमें चीजें मिलती है, जो लिखित चीजें मिलती है, जिसको हम लिटरेसी सोर्स कहते हैं, साहित्य का स्रोत कहते हैं। पुराने समय में लिखी हुई किताबें, लेटर्स, ये जो है वो लिटरेसी सोर्स कहलाते हैं। और जो पुराने जमाने की जो चीजें हमें मिलती है, जो बिल्डिंग्स मिलती है, वो सब कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर स्टडिंग, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, रीजनल लैंग्वेजेज। रीजन से बना है रीजनल। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेज। हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेज बोली जाती है, हर एक राज्य की अपनी लैंग्वेज है। गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, अपने राजस्थान में भी राजस्थानी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इनको रीजनल लैंग्वेजेज कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में थोड़ी सी स्टडी यहां पर हम करेंगे। रीजनल लैंग्वेजेज यानी क्षेत्रीय भाषाएं, डेवलप्ड यानी विकसित हुई, सिग्निफिकेंटली यानी प्रभावी रूप से। जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं वो सिग्निफिकेंटली यानी प्रभावी रूप से डेवलप्ड हुई, विकसित हुई। सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर। लिटरेचर भी दो टाइप का होता है। एक तो वो किताबें या वो लिखित सामग्री जो धर्म से जुड़ी हुई होती है, जो धार्मिक बातों से जुड़ी हुई चीजें होती है, उनको रिलीजियस कहते हैं। और ऐसी जो बुक्स या कोई दूसरा रिटन मटेरियल होता है जो धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि अन्य टॉपिक्स पे लिखा हुआ होता है, उसको सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर लिटरेचर। तो लिटरेचर भी दो टाइप का हो गया, एक तो रिलीजियस यानी धार्मिक, और सेक्युलर यानी अधार्मिक। सेक्युलर एंड रिलीजियस लिटरेचर यानी धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य कैन बी फाउंड इन मैनी लैंग्वेजेज, पाया जा सकता है कई लैंग्वेजेज में। जो सेक्युलर लिटरेचर कोई सा भी हो, भले ही वो सेक्युलर हो, भले ही वो रिलीजियस हो, जो भी लिटरेचर होता है वो कई लैंग्वेजेज में पाया जाता है, पाया गया है। सच एज, जैसे कि कौन कौन सी लैंग्वेज में पाया जाता है दोनों ही प्रकार का लिटरेचर, जैसे हिंदी है, बंगाली है, गुजराती, उड़िया,
कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, असमी, कश्मीरी, पंजाबी एटसेट्रा आदि। तो ये कई सारी लैंग्वेजेज जो अपनी, जिनको हम रीजनल लैंग्वेजेज कहते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनमें कई लैंग्वेजेज में जो लिटरेचर है, जो लिखित सामग्री है वो पाई जाती है। भले ही वो कोई सा भी टाइप का लिटरेचर हो, वो रिलीजियस लिटरेचर हो, भले ही वो सेक्युलर लिटरेचर हो, तो इन कई लैंग्वेजेज में वो पाया जाता है। दीज वर्क्स प्रोवाइड, ये जो कार्य होता है, ये जो भी वर्क पाया जाता है, जो लिटरेचर पाया जाता है, ये जो वर्क होता है, ये जो कार्य होता है, प्रोवाइड यानी प्रदान करता है ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, एक विस्तार से वर्णन, ये एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताता है। ये जो लिखित साहित्य हमें प्राप्त होता है, ये जो कार्य जो किया हुआ हमें मिलता है पुराने किताबों के माध्यम से या पुरानी कोई भी लिखित चीजों के माध्यम से, जो भी वर्क, जो भी कार्य किया हुआ मिलता है, वो हमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है, यानी विस्तार से जो वर्णन है किसी चीज का वो हमें उपलब्ध करवाते हैं ये चीजें। अबाउट द लाइफ एंड फीलिंग्स, जीवन और भावनाओं के बारे में, ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की, यानी सामान्य लोगों की जो फीलिंग्स थी, उनकी भावनाएं थी, और उनके जीवन के बारे में। जो कॉमन पीपल है, यहां पर बात हो रही है कॉमन पीपल के बारे में। तो हमने पहले इसी चैप्टर में यह भी पढ़ा है कि कई ऐसे सोर्स होते हैं जिसमें हमें कॉमन पीपल के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलता, केवल राजाओं के बारे में पता चलता है। लेकिन बहुत कम ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें कॉमन पीपल के बारे में भी पता चलता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये जो लिटरेचर जो हमें मिलता है, जो लिखित सामग्री प्राप्त होती है, वो भी स्पेशली किन में, रीजनल लैंग्वेजेज में। जो रीजनल लैंग्वेजेज में हमें लिटरेचर मिलता है, उससे हमें कॉमन पीपल के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, यानी उसकी भावनाओं के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में डिटेल्ड यानी विस्तार से डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, यानी वर्णन प्राप्त होता है। एट दैट टाइम, उस समय का, यानी जिस समय के का भी हमें सोर्स मिला है, जिस समय की लिखी हुई किताबें मिली है, उस समय के जो कॉमन पीपल है, उस समय के जो सामान्य लोग थे, उनके बारे में हमें विस्तार से चीजों का पता चलता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज आर्काइवल रिकॉर्ड्स। देखिए, रिकॉर्ड्स तो क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं। जो भी चीजें हमें मिलती है वो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड्स यानी दस्तावेज, चीजें। तो रिकॉर्ड्स तो वो हो गया, रिकॉर्ड्स का मतलब हिंदी में अभिलेख भी कहते हैं इसको, दस्तावेज भी कहते हैं रिकॉर्ड को। तो रिकॉर्ड तो यानी जो चीजें हम संग्रहित करते जाते हैं, इकट्ठी करते जाते हैं, वो रिकॉर्ड हो गया। अब ये आर्काइवल रिकॉर्ड, आर्काइवल रिकॉर्ड यानी ऐसी चीजें, ऐसा रिकॉर्ड जो सुरक्षित रखा गया है, यानी जिनको अभिलेखागार में या किसी एक सुरक्षित जगह पर व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखा गया है, ऐसा जो रिकॉर्ड होता है वो आर्काइवल रिकॉर्ड कहलाता है। और ऐसी जो जगह होती है जहां पर रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है, पुरानी किताबों को सुरक्षित रखा जाता है, वो आर्काइव कहलाती है, अभिलेखागार, आर्काइव। और आर्काइवल उसी से बना है, आर्काइवल रिकॉर्ड यानी सुरक्षित रखा हुआ रिकॉर्ड, या अभिलेखीय, ये जो थोड़ा कठिन शब्द है हिंदी का, अभिलेखीय अभिलेख। लेकिन ये इतना टिपिकल है कि इजीली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप, तो मैं बहुत ही इजीली बता रहा हूं। ये आर्काइवल रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसे दस्तावेज हैं ये, जिनको एक सुरक्षित जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, उस जगह को आर्काइव कहते हैं। और आर्काइव में रखी हुई जो रिकॉर्ड्स होती है वो आर्काइवल रिकॉर्ड होती है। तो आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में, आर्काइवल रिकॉर्ड्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम द अबोव मेंशन्ड लाइब्रेरी, अपार्ट यानी अलग, फ्रॉम द अबोव मेंशन्ड लाइब्रेरी सोर्सेज, अपार्ट का मतलब अलग होता है या अलावा, किसके अलावा, फ्रॉम द अबोव मेंशन्ड लाइब्रेरी सोर्सेज। अबोव यानी ऊपर के, मेंशन्ड यानी उल्लेखित, उपरोक्त उल्लेखित, यानी ऊपर जो हमने लोकल लैंग्वेज के जो
लिटरेसी सोर्सेज के बारे में बात की, उसके बारे में यहां पर कहा गया है ऊपर उल्लेखित, अबोव यानी ऊपर, मेंशन्ड यानी उल्लेखित, ऊपर उल्लेखित लाइब्रेरी सोर्सेज यानी लाइब्रेरी के जो स्रोत हैं, सॉरी लिटरेसी सोर्सेज यानी ऊपर जो अपन ने पढ़े हैं अभी लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में लिखे हुए जो लिटरेसी सोर्स है, जो अबोव मेंशन्ड लिटरेसी सोर्सेज, ऊपर उल्लेखित लिटरेसी सोर्सेज के अपार्ट यानी अलावा, इनके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स, कई प्रकार के सरकारी रिकॉर्ड, ये जो रीजनल लैंग्वेजेज में जो रिकॉर्ड मिलते थे, जो सोर्स मिलते थे, उसके अलावा की बात चल रही है। उसके अलावा कई प्रकार के जो गवर्नमेंटल रिकॉर्ड हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, और आर्काइवल एविडेंसेज या अभिलेखीय यानी सुरक्षित रखे हुए एविडेंसेज यानी सबूत हैं या प्रमाण हैं, यानी सरकारी रिकॉर्ड या फिर जो सुरक्षित रखे हुए आर्काइवल एविडेंसेज यानी जो सबूत हैं, जो प्रमाण हैं, एसोसिएटेड विद, जो कि जुड़े होते हैं, विद वेरियस डायनेस्टीज, अलग अलग राजवंशों से जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो हम जिन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये किससे संबंधित होते हैं? एसोसिएटेड यानी जुड़े होते हैं या संबंधित होते हैं, किससे? वेरियस डायनेस्टीज, डायनेस्टीज का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं, राजवंश, राजाओं के जो वंश या उनकी जो पीढ़ियां थी, उनसे जुड़े हुए कई प्रकार के सुरक्षित रखे हुए रिकॉर्ड या जो एविडेंसेज हैं ऑफ मेडिवल इंडिया, मध्यकाल के भारत में, आर आल्सो प्रेजेंट, वो भी उपस्थित हैं। यानी जो मध्यकाल में मेडिवल इंडिया जो है, जिसका इतिहास हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं, मेडिवल यानी मध्यकाल का इतिहास, 700 सीई टू 1700 और 1800 सीई के बीच का, ये जो अपन मेडिवल इंडिया का जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पहले तो हमने पढ़ा कि जो रीजनल लैंग्वेजेज में लिखा हुआ लिटरेचर है, वो हमने उसके बारे में पढ़ा, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा हुआ लिटरेचर, और उस लिटरेचर में हमें कॉमन पीपल यानी सामान्य आदमी के जीवन के बारे में पता चलता है, उस जमाने में कि कॉमन पीपल उस टाइम में, पुराने टाइम में कैसे रहता होगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ये रिकॉर्ड कई डायनेस्टीज यानी कई राजवंशों से रिलेटेड होता है, और ये मैं ऊपर जो लिखा हुआ है लिटरेसी सोर्सेज जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसके अलावा कई ऐसे सरकारी दस्तावेज हैं, गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स हैं, या फिर सुरक्षित रखे हुए कई और रिकॉर्ड्स हैं जो विभिन्न राजवंशों से संबंधित हैं। आज भी वो रिकॉर्ड्स जो है प्रेजेंट हैं। दीज गवर्नमेंटल, ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज, मेनली इंक्लूड, इसमें मुख्य रूप से शामिल है रॉयल ट्रीटीज, इसमें मुख्य रूप से इंक्लूड है रॉयल ट्रीटीज का मतलब है संधियां, जब कोई दो राजाओं के बीच में दोस्ती होती थी जिसको संधि कहते हैं, तो उसको ट्रीटी कहते हैं। तो इसमें ये जो रिकॉर्ड्स हैं, इनमें क्या क्या किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं? एक तो इसमें शामिल है रॉयल ट्रीटीज, यानी जो शाही, रॉयल का मतलब है राजाओं का या शाही, जो संधियां होती थी, दोस्ती होती थी, युद्ध के बाद संधि होती थी कई बार, तो रॉयल ट्रीटीज यानी शाही संधियां, एग्रीमेंट्स यानी समझौते, और ऑर्डर या फिर आदेश बिटवीन वेरियस किंगडम्स, अलग अलग कई प्रकार के जो किंगडम्स थे, जो साम्राज्य थे, उनके बीच की एग्रीमेंट्स यानी उनके बीच में जो समझौते हुए, या उनके बीच की जो ट्रीटीज हुई यानी संधियां हुई, या उनके बीच में निकले हुए ऑर्डर्स हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स इसमें इंक्लूड हैं, इसमें शामिल हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी जमीन से संबंधित रिकॉर्ड्स, एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स, और जो दरबार से संबंधित, कोर्ट से संबंधित रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, जिसको हम कहते हैं आर्काइव रिकॉर्ड्स। जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं आर्काइवल रिकॉर्ड्स, यानी आर्काइवल रिकॉर्ड क्या होता है? उसमें ये सारे रिकॉर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं, राजाओं की
जो ट्रीटीज हुई, संधियां हुई, उनके बीच में एग्रीमेंट हुए, उनके जो ऑर्डर हैं वो हुए, या जो गवर्नमेंट की जो चीजें हैं, गवर्नमेंटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो गए, ये सारी जो चीजें हैं वो आर्काइवल रिकॉर्ड कहलाता है। दीज एविडेंसेज, ये जो एविडेंस हैं, यानी ये जो प्रमाण हैं, ये जो सबूत हैं, प्रोवाइड यानी प्रदान करते हैं सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, प्रभावी सूचनाएं हमें प्रदान करते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, पॉलिसीज यानी नीतियों, एंड प्रोसीजर्स और तरीकों। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, जो प्रशासनिक पॉलिसीज यानी नीतियों के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है इनसे, एंड प्रोसीजर्स और जो विधियां थी, जो तरीके थे, जो प्रोसीजर था ऑफ कंटेम्परेरी टाइम, उस समकालीन समय में। कंटेम्परेरी का अर्थ भी मैं कई बार बता चुका हूं, जब एक ही समय में दो चीजें चलती है तो वो कंटेम्परेरी होती है, समकालीन कहलाती है। तो ये कंटेम्परेरी टाइम में यानी समकालीन समय में ये जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमें उस समय के बारे में या उस समय में चल रही घटनाओं के बारे में, उस समय की नीतियों के बारे में यानी पॉलिसीज के बारे में, ये हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं ये आर्काइवल रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये राजाओं से संबंधित होते हैं, उस समय के दस्तावेजों से संबंधित होते हैं। इसलिए ये उस समय के अंदर जो भी व्यवस्थाएं चलती थी, जो भी नीतियां चलती थी, पॉलिसीज थी, उसके बारे में ये हमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन यानी प्रभावी सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। दे आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल, ये अत्यधिक उपयोगी भी रहते हैं इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पुनर्निर्माण में। जब इतिहास का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण होता है, रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण, जब इतिहास को वापस लिखा जाता है कई बार, तो भी ये जो चीजें हैं, जो आर्काइवल रिकॉर्ड हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड है, ये हमें बहुत ही एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं, अत्यधिक उपयोगी होते हैं। तो हमने पढ़ा आर्काइवल रिकॉर्ड्स के बारे में। इसके अलावा अभी देखिए जितनी भी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं वो हिस्ट्री के सोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इतिहास की जो जानकारी है वो कहां से होती है। जिन भी चीजों से इतिहास की जानकारियां होती है वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास के स्रोत वो कहलाते हैं। तो हम लोग इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने आर्काइवल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा कि जो सरकारी दस्तावेज हैं, जो एविडेंसेज हैं, वो आर्काइवल रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा कि जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें लिखा हुआ रिकॉर्ड भी जो हिस्ट्री का सोर्स होता है, उससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। इसके अलावा आर्काइवल रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें हिस्ट्री का पता चलता है। अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है ओरल ट्रेडिशंस यानी मौखिक परंपराएं। कई ऐसी चीजें हैं जो ओरल तरीके से चलती है यानी मौखिक रूप से चलती है। ओरल यानी होता है मौखिक, ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, मौखिक परंपराएं। जो ओरल कई चीजें ऐसी है जो लिखित में नहीं मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे को कहता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे को कहता है। हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को कहा होगा, पिताजी ने आपको कहा होगा। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन कई चीजें ओरल तरीके से यानी मौखिक तरीके से आगे बढ़ती रहती है। उनसे भी हमें इतिहास का पता चलता है। वो भी हिस्ट्री के सोर्स हैं, उससे भी हिस्ट्री का पता चलता है, वो भी हिस्ट्री के सोर्स हैं। लेकिन ये जो सोर्स हैं ये इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास को लिखने वाले होते हैं, वो इन चीजों पर ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं रखते हैं, ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन आखिर ये भी ओरल ट्रेडिशंस जो है, जो मौखिक परंपराएं हैं, जो मुख जबानी जो घटनाएं आगे से आगे हम सुनाते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये भी इतिहास का सोर्स है। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। ये कौन सी चीजें हैं जो ओरल ट्रेडिशंस के अंतर्गत आती है। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब है कहावतें। आपने कहावत सुनी होगी, कई कहावतें होती है, तो वो जो प्रोवर्ब्स कहलाती है। तो ये प्रोवर्ब्स जो होती है, जो कहावतें होती है,
ऐसे ही लीजेंड्स यानी किंवदंतियां, यानी कई ऐसी कहानियां होती है जो हम सुनते हैं पुरानी कहानियों के रूप में, प्राचीन कहानियों के रूप में कई चीजें हम सुनते हैं, उनको किंवदंतियां कहा जाता है, लीजेंड्स कहा जाता है। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, लीजेंड्स यानी किंवदंतियां। ऐसे ही माइथोलॉजी, माइथोलॉजी में जो धर्म से जुड़ी हुई घटनाएं होती है, जो धार्मिक कहानियां होती है, रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां या हमारे वेद पुराणों की कहानियां, ये माइथोलॉजी कहलाती है। एंड राइम्स और कविताएं आर इंक्लूडेड, ये शामिल हैं इन ओरल ट्रेडिशंस, ये मौखिक जो परंपराएं हैं उनमें शामिल है। दीज आल्सो प्रूव टू बी, इनको प्रूव भी किया जाता है या इनसे सिद्ध होता है ए सिग्निफिकेंट सोर्स, ये भी सिद्ध हो चुकी है। यानी ये जो चीजें जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, कहावतें, किंवदंतियां, पौराणिक कथाएं, कविताएं, जो मौखिक रूप से हम सुनते हैं, ये भी सिद्ध हो चुकी है। सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रभावी स्रोत सूचनाओं का, ये भी सूचनाओं का यानी इंफॉर्मेशन का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है, प्रभावी स्रोत है। फॉर द हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के लिए ये जो ओरल चीजें हम सुनते हैं, मौखिक रूप से सुनते हैं, ये भी एक प्रभावी सोर्स है इतिहासकारों के लिए। हाउएवर, हालांकि सच सोर्सेज यानी ये जो सोर्सेज है, ये जो स्रोत हैं, आर नॉट कंसिडर्ड, इनको नहीं माना जाता, टू बी रिलायबल, इनको ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता, रिलायबल नहीं माना जाता, एंड ऑथेंटिक, और इनको अधिकृत नहीं माना जाता। यानी ये जो मौखिक चीजें हम सुनते हैं, ये जो चीजें हैं, हालांकि ये हिस्ट्री का सोर्स तो है, इनसे हिस्ट्री का पता तो चलता है, लेकिन ये मतलब जो लिखने वाले हैं हिस्ट्री को, यानी कि जो हिस्टोरियन जिसको हम कहते हैं, इतिहासकार जिसको हम कहते हैं, वो लोग इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। ये रिलेबल नहीं, उनके लिए ये रिलेबल नहीं है, यानी उनके लिए ये भरोसेमंद नहीं होती, और ऑथेंटिक यानी अधिकृत नहीं होती। बिकॉज, क्योंकि दीज ओरल स्टोरीज, क्योंकि ये जो मौखिक कहानियां होती है, एंड फेबल्स यानी कथाएं होती है, आर सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि ये बदलाव आ जाता है इनमें, ये जो कहानियां होती है ये बदल जाती है, इनमें बदलाव आ जाता है। वाइल बीइंग नरेटेड, जब इनका वर्णन किया जाता है या जब इनको सुनाया जाता है, बाय डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के द्वारा, एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में। यानी अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग लोगों के द्वारा जब ये कहानियां सुनाई जाती है तो इनमें चेंज आ जाता है। आपने कभी एक खेल खेला होगा कि अगर 10 लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं और पीछे वाला एक कोई वाक्य आगे वाले को कान में कहे, वो उसको आगे कान में कहे, तो 10 लोगों के अंदर से जब वो बात गुजरती हुई आगे वाले तक आएगी, तब तक वो बात ही चेंज हो जाती है। थोड़ा थोड़ा चेंज आते आते काफी चेंज आ जाता है। तो इसी तरह जो हमारी पुरानी कहानियां हैं, ये रिलायबल इसलिए नहीं है, ये ऑथेंटिक इसलिए नहीं मानी जाती, ये अधिकृत या भरोसेमंद इसलिए नहीं मानी जाती हिस्टोरियंस के द्वारा, क्योंकि समय के साथ साथ और लोगों के द्वारा गुजरते गुजरते इनमें चेंज आ जाता है, इसलिए इनको रिलायबल नहीं मानते। लेकिन फिर भी ये एक सोर्स तो है ही, इनसे काफी चीजों का, काफी इतिहास का इनसे भी पता चलता है, ये भी हिस्ट्री के सोर्स हैं। वी हैव मैनी स्टोरीज, हम रखते हैं बहुत सी कहानियां अबाउट राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्ण के बारे में हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं। मीराबाई, कबीर एंड मैनी मोर, और कई लोगों के बारे में, विच रिफ्लेक्ट, जिससे प्रतिबिंबित होता है, जिससे प्रकट होता है, द लाइन ऑफ थॉट, विचारों की दिशा, ऑफ दैट पीरियड, उस समय में दैट पीरियड यानी उस समय में लोगों का विचार कैसा होता था। लाइन ऑफ थॉट यानी विचार होता है, यानी विचार की लाइन क्या होती थी, विचार की दिशा क्या होती थी, उस जमाने में लोग कैसे सोचते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे काम करते थे। तो उस जमाने में जो लोगों की लाइन ऑफ थॉट है, जो विचारों की दिशा है,
वो प्रतिबिंबित होती है, वो उसकी झलक मिलती है हमें इन पुरानी कहानियों से। तो ये जो पुरानी कहानियां हैं, जो ओरल लिटरेचर है, ओरल ट्रेडिशंस है, जो मौखिक परंपराएं हैं हमारी, ये भी एक हिस्ट्री का सोर्स है, ये भी इतिहास का एक सोर्स होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास के स्रोतों के बारे में कि किन किन चीजों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन कौन से जो एविडेंसेज हैं, सबूत हैं, उनसे हिस्ट्री का पता लगता है, और कौन सी वो चीजें हैं जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहलाती है। अब एक जो बड़ी और महत्वपूर्ण जो चीज है हिस्ट्री का, ये भी बड़ा स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सबसे बड़ा और जो सबसे प्रभावी स्रोत है, यानी जिस पर विश्वास करते हैं। देखिए, कहानी किसी ने आपको सुनाई तो वो तो आप सोचोगे क्या पता सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है कहानी तो, लेकिन अगर कोई चीज आपके आंखों के सामने खड़ी है तो वो आप झुठला नहीं सकते, उसको सच मानना ही पड़ेगा आपको। तो जो पुरानी चीजें होती है, जो हमें आज भी जो विद्यमान है, प्रेजेंट है, पुरानी बिल्डिंग्स ले लो आप, या खुदाई में निकले हुए सिक्के, कॉइन्स ले लो, या खुदाई में नीचे जमीन में से निकले हुए टूल्स हैं, औजार हैं, वेपन्स यानी हथियार हैं, यानी जो पुरानी चीजें हमें मिलती है वो एक सच्चाई है, वो एक फैक्ट है। उसको हम ये नहीं मान सकते कि क्या पता ये था कि नहीं था। वो उस जमाने की चीजें जब हमें मिलती है तो वो एक असलियत को बयां करती है। इसलिए जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होता है, जो पुरातत्व विज्ञानी सोर्स होता है, आर्कियोलॉजिकल यानी हिंदी में इसको पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल। तो आर्कियोलॉजिकल यानी कि जो पुरानी जो चीजें प्राप्त होती है, वो जो विज्ञान होता है जिसमें पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाता है, वो आर्कियोलॉजिकल साइंस कहलाती है। तो इसके द्वारा ये जो हमें नॉलेज मिलता है हिस्ट्री का, इतिहास का, वो बड़ा प्रभावी होता है, वो बहुत पक्का होता है, वो बहुत सही होता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातत्व विज्ञानी स्रोत, यानी पुरातत्व विज्ञान का स्रोत। आर्कियोलॉजी का मतलब है पुरातत्व, यानी पुरानी चीजें। रेफर्स यानी इसका मतलब होता है, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है, आर्कियोलॉजी रेफर्स यानी आर्कियोलॉजी का मतलब होता है टू द साइंटिफिक स्टडी, यानी वैज्ञानिक अध्ययन, ऑफ द मटेरियल, उन चीजों का, रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ, जो कि पुराने मनुष्य के जीवन के अवशेष, जो अवशेष के जो मटेरियल हैं, अवशेष की जो सामग्रियां मिलती है। पास्ट ह्यूमन यानी प्राचीन मनुष्य, भूतकाल का मनुष्य यानी पुराना मनुष्य, उसकी लाइफ और एक्टिविटीज, लाइफ एंड एक्टिविटीज, प्राचीन मनुष्य के लाइफ यानी जीवन और उसकी एक्टिविटीज यानी उसके क्रियाकलापों से, क्रियाकलाप और उसके जो जीवन से जुड़ी हुई रिमेन्स यानी जो अवशेष हैं, और उसके जो मटेरियल है, उसकी जो सामग्री है, वो उनका साइंटिफिक स्टडी, उन चीजों की साइंटिफिक स्टडी। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो प्राचीन मनुष्य था, उसका जो जीवन था, उसके क्रियाकलाप थे, उसका जो एक्टिविटीज थी, उससे जुड़ी हुई जो अवशेष यानी उससे जुड़ी हुई जो चीजें आज भी है, उसको रिमेन्स कहते हैं। तो उसके जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, उनका जब अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी जब उनकी की जाती है, तो इसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। दीज इंक्लूड इसमें शामिल हैं ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स, इसमें शामिल है। अब ये आर्कियोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं? दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल है ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स, ह्यूमन यानी मनुष्य के, आर्टिफैक्ट्स यानी कलात्मक तथ्य, आर्ट यानी होता है कला और फैक्ट्स यानी होता है तथ्य। तो मनुष्य के जो कलात्मक तथ्य हैं यानी कलाकारियां, पुराने मनुष्य की जो आर्ट थी, जो कला थी, उससे संबंधित या और किन्हीं चीजों से संबंधित जो फैक्ट यानी तथ्य सामने आते हैं, वो आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो ये इसमें शामिल है ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स यानी मनुष्य के द्वारा कला तथ्य, फ्रॉम द वेरी
अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। अब इसमें कहां से कहां तक के जो तथ्य शामिल है, द वेरी अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, बहुत प्राचीन पत्थरों के औजारों से लेकर, टू द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें, दैट आर बुरीड, जो दबी हुई, या थ्रोन यानी थ्रोन अवे, या फेंक दी गई थी, इन द प्रेजेंट डेज, इन दिनों में। यानी मनुष्य के द्वारा प्राचीन समय में जो पत्थरों के औजार, जो स्टोन टूल्स बनाए गए, जो पत्थरों के औजार बनाए गए, वहां से लगा करके बाद के मनुष्यों ने जो जो चीजें, ऑब्जेक्ट्स उन्होंने बनाए, और वो जो चीजें थी वो जो या तो दबी हुई थी, बुरीड यानी दबी हुई थी, या उनको उस जमाने में किसी ने फेंक दिया होगा, वो आज अपने को मिलती है। तो ये चीजें जो होती है इनका अध्ययन किया जाता है, इनकी स्टडी की जाती है आर्कियोलॉजी में। एवरीथिंग मेड बाय ह्यूमन बींग्स, एवरीथिंग यानी हर वो चीज मेड बाय ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, फ्रॉम सिंपल टूल्स, साधारण औजारों से लेकर, टू कॉम्प्लेक्स मशीन्स, जटिल मशीनों तक। साधारण सिंपल टूल्स से लेकर, साधारण औजारों से लेकर, कॉम्प्लेक्स मशीन्स तक यानी जटिल मशीनों तक, फ्रॉम द अर्लीस्ट हाउसेज, पुराने प्राचीन घरों से लेकर, एंड टेम्पल्स, मंदिरों से लेकर, मंदिर, एंड टॉम्ब्स, टॉम्ब्स यानी होते हैं मकबरे, या जिसको हम कब्र कहते हैं, मकबरे, टू प्लेसेज यानी पैलेसेज यानी महलों तक। यानी इसमें ये सारी चीजें आती है, अर्लीस्ट हाउसेज यानी प्राचीन घर, एंड टेम्पल्स और मंदिर, एंड टॉम्ब्स और मकबरे, टू पैलेसेज यहां से लेकर महलों तक के जो बिल्डिंग्स होती है वो सब आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आती है। कैथेड्रल्स यानी गिरजाघर, ईसाइयों के जो पूजा स्थल होते हैं, एंड पिरामिड्स, और पिरामिड भी इसी में आते हैं। ये सारे जो भवनों के नाम अपन ने अभी पढ़े हैं, मंदिर है, गिरजाघर है, पिरामिड है, ये सारे जो भवन हैं ये आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये प्राचीन चीजें हैं। दीज इंक्लूड्स, इसमें ये भी शामिल है। और क्या शामिल है आर्कियोलॉजी में? कोइंस यानी सिक्के, सिक्के जो मिलते हैं प्राचीन समय के, वेपन्स यानी हथियार, वेसल्स यानी बर्तन, टेरिकोटा टॉयज, टेरिकोटा टॉयज हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति जो मिली है प्राचीन, उसमें पकी हुई मिट्टी यानी जैसे अपन मिट्टी के बर्तन बनाते समय पकाते हैं उनको आग में, ऐसे सेकी गई या पकाई गई मिट्टी के बर्तन, इनको टेरिकोटा टॉयज कहा जाता है। बेक्ड क्ले यानी पकाई हुई मिट्टी के जो खिलौने पुराने जमाने के बहुत प्राचीन समय के मिलते हैं, जिनसे वहां उस पुराने जमाने के बच्चे खेलते थे, वो टेरिकोटा टॉयज कहलाते हैं। तो वो इसी में शामिल है अपने जिस आर्कियोलॉजी में। और बीड्स यानी मनके, जिनको हम गिनती करने के लिए यूज करते हैं, माला में जैसे मनके होते हैं ना, वैसे ही बीड्स जो होते हैं, बीड्स भी यूज किए जाते थे उस समय। बीड्स यानी मनके, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, एटसेट्रा आदि। ये जितनी भी चीजें हमने अभी पढ़ी है ये सब आर्कियोलॉजी में आती है, पुरातत्व विज्ञान में आती है। इन सब चीजों की स्टडी, और स्टडी नहीं बल्कि साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक अध्ययन इनका किया जाता है आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस यानी पुरातत्व विज्ञानी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच। पुरातत्व विज्ञानी जो जांचें होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती है, आर ए प्रिंसिपल सोर्स, ये एक आधारभूत स्रोत है ऑफ नॉलेज, नॉलेज का यानी ज्ञान का एक प्रिंसिपल सोर्स है, यानी आधारभूत सोर्स है, स्रोत है ज्ञान का। ये जो आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो ये आर्कियोलॉजिकल खोजें होती है, जांचें होती है, ये एक आधारभूत स्रोत है ज्ञान का, नॉलेज का। किस ज्ञान का? ऑफ प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक यानी पूरा पाषाण, जब लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था उस जमाने को पूरा पाषाण कहते हैं, प्री हिस्टोरिक। ये प्री हिस्टोरिक टाइम का, एंसेंट यानी प्राचीन,
एंड एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त कल्चर यानी संस्कृति। इस तरह की जो संस्कृतियां हैं जो प्री हिस्टोरिक यानी पूरा पाषाण, जब लिखना पढ़ना नहीं आता था मनुष्य को, उस जमाने को प्री हिस्टोरिक कहते हैं। एंसिंट यानी प्राचीन, और एक्सटिंक्ट का मतलब है जो अब है ही नहीं, गायब हो गई है इस धरती से, नष्ट हो गई, गायब हो गई, विलुप्त जो कल्चर होते हैं। इतने पुराने जो कल्चर हैं उनका नॉलेज जो होता है उसका आधारभूत स्रोत हैं कौन? ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जांचें हैं, आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये जो पुरातत्व विज्ञानी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, खोजें होती है, ये बहुत बड़ा स्रोत है हर प्रकार के हिस्ट्री के नॉलेज का। ये बहुत ही सत्य माना जाता है क्योंकि ये चीजें आंखों के सामने होती है, ये कोई सोची हुई या मानी हुई बातें नहीं होती है, ये सारे प्रमाण एविडेंसेज होते हैं जो आंखों के सामने होते हैं, इसलिए इनसे जो नॉलेज मिलता है वो ऑथेंटिक माना जाता है, एकदम सही माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड टुडे अप टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आज हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। आज हमने कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ा, कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ा जिनसे हमें इतिहास का ज्ञान होता है। एक तो हमने पढ़ा रीजनल लैंग्वेजेज यानी क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों की, उनमें लिखा हुआ जो लिटरेचर है, उनमें लिखा हुआ जो नॉलेज है, उनसे हमें कॉमन, उस जमाने का जो कॉमन पर्सन था, सामान्य व्यक्ति था, उसके बारे में पता चलता है। इसी तरह हमने पढ़ा कि जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड हैं, उनसे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। इसी तरह हमने पढ़ा जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, जो मौखिक परंपराएं हैं, कहानियां हैं, वो भी इतिहास का स्रोत हैं, उनसे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। इसी तरह जो सबसे सही सोर्स माना जाता है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातत्व विज्ञानी स्रोत, यानी पुरानी चीजों के अध्ययन का स्रोत। जो पुरानी चीजें हमें मिलती है उनसे जो हमें नॉलेज मिलता है, उनसे हमें जो इंफॉर्मेशंस मिलती है वो एकदम सही मानी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा और बेसिक प्रिंसिपल सोर्स है, ये आधारभूत सोर्स है, स्रोत है हिस्ट्री का, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोनामेंट्स के बारे में। ये जो पुराने भवन हैं जिनको हम स्मारक कहते हैं, उनको इंग्लिश में मोनामेंट्स कहा जाता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। जहां तक भी आपने कोई रिटन वर्क कर रखा है पहले, उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए इसका जो कैप्शन है, हेडिंग है, वो लगाएं आप ऑन योर ओवन, आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर? सेक्युलर जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका सेक्युलर का? तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार का लिटरेचर होता है। एक तो धर्म से संबंधित, उसको धार्मिक कह सकते हैं हम, वो तो कहलाता है रीजनल, रिलीजियस, वो तो रिलीजियस कहलाता है। और दूसरा जो धर्म से संबंधित जो नहीं होती है चीज, वो सेक्युलर कहलाती है। तो एक तो हमें सेक्युलर की डेफिनेशन लिखनी है। इसी में दूसरा एक क्वेश्चन है, व्हाई इज आवर कंट्री रिगार्डेड, हमारे देश को क्यों सम्मान प्राप्त है टू बी सेक्युलर, सेक्युलर होने का। हमारे देश को सेक्युलर कंट्री माना जाता है, तो इसको सेक्युलर कंट्री क्यों माना जाता है? तो 2 क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं। पहले हम सेक्युलर की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहां आप इसका आंसर आप इस तरह लिखें, सेक्युलर मीन्स, सेक्युलर का मतलब है नॉट कंसर्न्ड विद रिलीजन, जो रिलीजन के आधार पर नहीं समझा जाए, जिसको रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, धर्म से जो संबंधित नहीं हो, वो सेक्युलर कहलाता है। जो धार्मिक चीजों से संबंधित नहीं है वो सेक्युलर है। तो यहां लिखेंगे आप सेक्युलर मीन्स, सेक्युलर का मतलब है नॉट कंसर्न्ड, जो नहीं समझा जाता, विद रिलीजन, धर्म के साथ, जो धर्म के साथ नहीं समझा जाता, जो धर्म से संबंधित नहीं होता, वो सेक्युलर कहलाता है। तो सेक्युलर की डेफिनेशन आप ये लिख दें,
फिर इसमें कहा था कि हमारे देश को सेक्युलर क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर यहां से आप स्टार्ट करें। आवर कंट्री, हमारा देश, रिगार्डेड टू बी सेक्युलर, सेक्युलर के रूप में रिगार्डेड है, सम्मानित है। बिकॉज, क्योंकि इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म समान हैं। रिलीजन्स की स्पेलिंग पूरी लिखें आप, रिलीजन RELIGIONS, रिलीजन्स की स्पेलिंग कंप्लीट लिखें, मैं बोल रहा हूं RELIGIONS, रिलीजन्स। तो फिर से मैं बता दूं, ये आपको यहां से स्टार्ट करना है। आवर कंट्री रिगार्डेड टू बी सेक्युलर, हमारे कंट्री को सेक्युलर के रूप में सम्मान प्राप्त है। बिकॉज, क्योंकि इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ऑल रिलीजन्स, सारे धर्म, आर इक्वल, EQUAL, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सारे जो रिलीजन्स हैं वो इक्वल है, EQUAL, सारे जो रिलीजन्स हैं वो इक्वल हैं, समान हैं, इसलिए हमारे जो देश को सेक्युलर के रूप में, हमारा देश सेक्युलर के रूप में रिगार्डेड है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम सेक्युलर एंड लिटरेसी वर्क्स, कुछ नाम ढूंढिए, ऑफ सम सेक्युलर एंड लिटरेसी वर्क्स, कुछ धर्मनिरपेक्ष और साहित्यिक कार्य के, यानी कुछ ऐसे नाम ढूंढिए जो सेक्युलर, जिसमें धर्म से संबंधित चीजें नहीं लिखी हो और साहित्य भी हो, ऑफ द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल के समय में, एंड देयर ऑथर्स, और उनके लेखकों के बारे में भी बताइए। यानी ऐसी कुछ बुक्स इनको यहां पर बतानी है जो सेक्युलर हो, यानी जो इसमें धार्मिक चीजें नहीं लिखी हो, दूसरी कोई चीजें हो, और उनके ऑथर्स यानी उनके लेखक भी बताने हैं। तो नंबर 1 पे आप लिख देना इसके आंसर में राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक बुक थी जो कि जिसका ऑथर था, जिसका लेखक था कल्हण, KALHAN, कल्हण। राजतरंगिणी का ऑथर था कल्हण। और सेकंड कथा सरित, एक कथा सरित नाम की बुक थी, इसके ऑथर थे सागर। तो ये दोनों ही जो बुक्स हैं ये सेक्युलर थी, यानी इनमें कोई धार्मिक चीजें नहीं लिखी हुई थी, अन्य चीजों का इसमें डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था, और इनके ऑथर भी हमने लिख दिए हैं। So, dear students, you have to do these 2 questions and their answers in your notebooks in a good handwriting. एक अच्छी हैंडराइटिंग में आपको ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे अबाउट मोनामेंट्स, स्मारकों के बारे में। टुडे टाइम इज ओवर, आज समय पूरा हो गया है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो, आज का वीडियो हमें फिनिश करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।